तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कोरोजन पढ़ा था कि कोरोजन जो है वो होता क्या है। हमने रेस्टिंग और कोरोजन के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। रेस्टिंग क्या होता है कि जब आयरन के अंदर जंग लगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग बोलते हैं। पर अगर आयरन के अलावा एल्यूमिनियम, कॉपर सब पे जंग लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। और ये भी बताया था मैंने कि जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, वाइट एटम होता है। पर अगर रेस्टिंग की बात करें तो वो क्या होता है, नैनो एटम होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रिवेंटेशन फॉर फ्रॉम क्लोजन कैसे करें, मतलब हम क्लोजन से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्या, अगर आप रेगुलर क्लीनिंग कर रहे हो, अगर आपने देखा भी होगा मम्मी रोज फ्रिज को साफ करती है, जैसे अलमीरा को लगातार आप साफ कर रहे हो तो आपकी जो अलमीरा फ्रिज है वो कोरोजन से बच जाएगी। पर अगर आपने रेगुलर सफाई नहीं करी तो उसमें जंग लगना नॉर्मल है। उसके बाद ग्रीजिंग भी करते हैं, आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर या फिर मतलब साइकिल वगैरह के अंदर ग्रीजिंग भी करते हैं। या और एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो सिलाई मशीन अगर किसी मम्मी यूज करती है या बहनें वगैरह, तो आपने देखा होगा कि ऑयलिंग भी करते हैं उसमें, मतलब जैसे वो सही से नहीं चलती हम उसमें ऑयल यूज करते हैं ताकि वो क्या हो, स्मूथ चले। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटेशन कर सकते हैं कोरोजन से। अब आया गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन पर ताकि हम क्या, वो लंबे समय तक उस पर कोई जंग ना लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीन से प्रिवेंटेशन के तरीके में गैल्वेनाइजेशन भी आता है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि जब हम जिंक की कोटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। अब उससे क्या होगा, उससे लंबे समय तक हमारा जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रहेगा क्लोजन से, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद आया रेंसिडिटी, लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, देखो नाम से समझ आ रहा है, रेंसिडिटी मतलब यहाँ पे कुछ रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो रेन जब रेन आती है, बारिश आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो चीजें होती है, चिप्स के पैकेट वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े से सील जाते हैं, है ना। मतलब उनका टेस्ट थोड़ा अजीब सा लगता है, वो थोड़ी सही से नहीं लगती। तो जब केमिकल, इसमें डेफिनेशन क्या लिखे हुए पढ़ते पहले, द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड लीडिंग टू अनप्लीजेंट स्मेल, ऑर्डर और टेस्ट। मतलब कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप चिप्स का पैकेट लेके आए, आप चिप्स का पैकेट लेके आए, जब आपने खाया तो क्या है, अजीब सा टेस्ट कर रहा है, या फिर उसके मतलब आप कहते हैं कि सील जो है, तो बिस्किट लिया आपने, बिस्किट लिया, उसे खोल के रख दे, कुछ देर बाद खाया तो अजीब सा टेस्ट करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। कि जब हमारे फूड आइटम्स जो है वो अच्छी स्मेल ना कर, फिर ऑर्डर ना हो उनकी, तो उसका हम क्या, टेस्ट ना हो उसका, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अच्छा, फिर आप ये देखा होगा आपने भी, जो चिप्स वाले पैकेट वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, फिर वो अपना सामान को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, साथ ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल करता है। आपने देखा होगा पैकेट जो होता है चिप्स का वो पूरा भरा भरा होता है। वो क्यों भरा है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल है। आपने देखा लेस का पैकेट फाड़ा तो उसके अंदर आधी तो गैस थी और नीचे थोड़े से चिप्स थे, तो वो क्यों है, क्योंकि कौन सी गैस भरी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक ऐसी प्रिजर्वेटिव है जो ऑयली फूड्स को प्रिजर्व करके रखता है, तो इसलिए हम नाइट्रोजन यूज करते हैं। तो यहाँ तक ये चैप्टर होता है खत्म। अब मैंने आपको बोला था कि लास्ट क्लास में कि अब आपके एमसीक्यूज भी ले जाएंगे, तो मैंने कुछ एमसीक्यूज भी ले रखे हैं, साथ में एक्टिविटीज भी ले रखी है। पहले मैं एक्टिविटीज समझाऊंगी, उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। तो अगर एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहले एक्टिविटी आती है, ये मैंने पहले ही लिख रखा ताकि टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको समझा सकूँ उसमें आराम से, और आपको जो नोट करना है वो इसे वीडियो पॉज करके देख के लिख सकते हो। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1 क्या आती है, आपने ये वाली एक्टिविटी अपनी एनसीईआरटी की बुक के लिए देखा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, बर्न एक्टिविटी बताओ, हमें क्या जानने को मिलेगा। तो टू अंडरस्टैंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया था आपको शुरू में। एक्सोथर्मिक नाम से समझ रहा है, एक्सो मतलब क्या होगा, एग्जिट, तो जहां पर हमारी जो हीट है वो एग्जिट बाहर की ओर निकलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब क्या ऐसा सच में होता है, तो उसके लिए एक्टिविटी दे रखी है हमें कि आप देख सकते हो हाँ ऐसा सच में होता है या नहीं होता, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, मैग्नीशियम डिब्बे लेना है, उसे बर्न करना है विद रेजिन एंड ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम एंड द व्हाइट पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। आपने कभी भी अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो आपने देखा होगा कि जब भी मैग्नीशियम रिबन जलता है तो वो क्या करता है, व्हाइट फ्लेम मतलब व्हाइट ऐश निकालता है। जो उसकी राख होती है किस तरह की होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो आप अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि ऐसी कौन सी मेटल को जलाने पर जो राख है वो व्हाइट कलर की निकलती है, तो ऐसा मैग्नीशियम है जिसको जलाने पर जो आग होगी वो क्या होगी, व्हाइट कलर, ऐश जो है वो व्हाइट कलर की निकलेगी, ठीक है। अब सर इसका रिएक्शन क्या होगा, तो Mg प्लस में O2 मिलाया और क्या बना हमारा, NGO बन गया। साथ में कई सारी हीट निकल रही है, अब हीट बाहर निकल रही है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम हीट अंदर यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो हमें क्या जानने को मिला, द रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लाइज विद इवेल्युएशन ऑफ हीट। मैंने बताया इसमें क्या निकल रही है, हीट और लाइट निकल रही है, तो इससे हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो इससे पहला क्वेश्चन, जब ये होमवर्क है आपका, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, आपको ये ढूंढ के लाना है, थोड़ा सा कुछ
काम करना पड़ेगा ना आपको। तो ये वाले क्वेश्चन थे, जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि एक्टिविटी में सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर, मतलब ये जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है इसको जलाने से पहले आपको क्लीन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? तो देखो, अगर मैं बता देती हूँ आपको, आंसर तो अपने फॉर्म में बुक से ही देख के लिखना है, तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को इससे साफ किया जाता है ताकि उसके अगर ऑक्साइड की लेयर वगैरह है तो वो साफ हो जाए, तो सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि जो भी ऑक्साइड की लेयर है वो रिमूव हो जाए। तो इसका आंसर ये है। सेकंड है वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आई, मतलब कि इसमें जो निकलती है, आग निकलती है, बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, तो उससे कहते हैं कि हो सके तो अपनी आंखों से उसको दूर रखो। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, आपको अपने टर्म्स में लिखना है, ठीक है। अब आया हमारा एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी 2 क्या है हमारी, जो बताती है कि आपको एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में हाईली एक्सोथर्मिक होगा, तो टेम्परेचर राइज, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाएगा। तो हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया और जैसे उसमें पानी डाला, ये टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा राइज हो गया। तो उसी को हम अब बहुत ज्यादा राइज हो गया तो वहां से क्या निकलेगी, हीट तो निकलेगी, और हीट अगर निकल रही है तो कैसा रिएक्शन हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और साथ में देखो दो चीजों को मिलाया और एक चीज बन गई, तो उसको क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ कम्बिनेशन रिएक्शन के नीचे ही रखा ये, तो इसलिए देखा क्योंकि यहाँ पे हमने दो चीजों को मिलाया तो एक सिंगल चीज बन गई और साथ में हीट भी निकली है। तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा, कम्बिनेशन तो रहेगा, पर कम्बिनेशन में भी कौन सा वाला, एक्सोथर्मिक वाला, ठीक है। अब कैल्शियम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपको पता है, चूना होता है। और चूने आप एग्जाम्पल घर पे दे सकते हो, चूना में पानी डालोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, पर कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। आई होप आपको एक्टिविटी 2 समझ आई होगी। मैं थोड़ा पास करूंगी कि बहुत अपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन पढ़ लिया, सब पढ़ने के बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब आती है एक्टिविटी नंबर 3। ये मैं बस वही एक्टिविटी करी जो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर जो पेपर में आती है। मैं सारी जो एक्टिविटी है उनको कवर नहीं करी, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो अब है एक्टिविटी नंबर 3, जो किसके बारे में बचा है, टू स्टडी द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने अभी क्या पढ़ा, एक्सोथर्मिक पढ़ा, हमें एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें हम स्टडी करेंगे फेरस सल्फेट की हेल्प से। तो देखो, व्हेन ग्रीन कलर फेरस सल्फेट, जो ग्रीन जो फेरस सल्फेट होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जब ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के अंदर हम उसे हीट किया जाता है तो वहां पर पहले व्हाइट पाउडर इज फॉर्म, देन अगर उसे और हीट किया जाता है तो वो ब्राउन कलर का रेसिड्यू निकलता है, ठीक है। और उसकी जो स्मेल होती है, वो सल्फर की स्मेल होती है, वो भी देखी जाती है कि स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो हमने के लिए फेरस सल्फेट को लिया और जब इसको हीट करवाया तो हमारी यहाँ पे क्या निकला, फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये तीन चीज निकली हमारी। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक को तोड़ के दो या दो से ज्यादा चीजें निकलती है प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ना, हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को जब गर्म हीट किया तो उसमें बहुत कितनी सारी चीजें निकली है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। साथ ही यहाँ पे जो सल्फेट है उसकी स्मेल भी देखने को मिलेगी, मतलब उसमें ऑर्डर जो है वो भी हम नोटिस करेंगे। तो ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 3। अगर मैं इससे बोलूँ क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो पहला है कि डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर, आपने क्या कलर के में चेंज देखा, तो भैया हाँ, पहले ग्रीन कलर का था वो अब क्या हो गया, मतलब वो ब्राउन कलर का हो गया। तो मतलब यहाँ पे हमने कलर चेंज करना देखा, तो ये बताना आपको कि हीट करने पे क्या कलर चेंज हुआ है, ये बताना। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, मतलब कि जब हमने इसको जलाया तो हमें क्या देखने को मिला। यहाँ पे देखो पूरी बात लिखी है ऑब्जर्वेशन के अंदर और कंक्लूजन के अंदर, तो आप इसको रीड करके अपना आंसर यहाँ बता सकते हो कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी। उसके बाद आती है एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 क्या है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमने कहाँ पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। जब मैंने डीकम्पोजिशन रिएक्शन बताया था तो उसमें 3 पार्ट बताया था मैंने, थर्मल और फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रो। अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मैं ऑब्जर्वेशन रीड कर रही थी क्या लिखा हुआ है इसमें। आफ्टर सम टाइम सम गैस बबल अराइजिंग इन वाटर एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे हमें क्या करना, पहले आप समझ लो क्या करना है, ये एक्टिविटी वगैरह पढ़ोगे तो हमने एक बीकर लिए, इसमें 2 रॉड्स रखे, एक होती है कैथोड और एक रखी है एनोड। कैथोड क्या होती है, याद करो, कैथोड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, एनोड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अब यहाँ पे क्या किया, हमने 2 रॉड्स रखे और उसको एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, जो 6 वोल्टेज की बैटरी है उसके साथ जोड़ दिया और उसे हमने हीट किया। तो हमने क्या देखा, तो हमने उसे लगातार हीट किया और
जब पानी इसके अंदर हमने पानी डाल रखा है, ये जो पानी था वो दो पार्ट में टूट गया, हाइड्रोजन गैस के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमने जब पानी को हीट किया तो वहां पे दो गैसें देखी, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस देखना था, जो कि हमने यहाँ पे देखा एक्टिविटी नंबर 4 के अंदर। अब आते हैं एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5 क्या है, आपने जरा हमने इसमें जब मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मल बताया था, और एक और बताया था क्या, फोटोलाइटिक। तो फोटोलाइटिक वाला हम समझेंगे। आपको क्या करना है, इसमें आपको चाइना डिस्क लेनी है, उसमें सिल्वर क्लोराइड लेना है। सिल्वर का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Ag होता है, और क्लोराइड का Cl होता है। तो हमने AgCl लिया है, उसको हमने किसके अंदर रख दिया, एक सनलाइट के सामने रख दिया ही और चाइना डिस्क के अंदर। कुछ देर बाद हमने क्या देखा, जब लगातार उस पर लाइट पड़ रही है तो वो एक्चुअली व्हाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड। जैसे उसको लगातार हमने फोटोलाइटिक किया, मतलब उस पर सन की रोशनी पड़ी है, तो क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और साथ में क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। तो Ag जो होगा वो ग्रे कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने कलर चेंज देखा, और साथ में हमने क्या देखा कि यहाँ पे वो सेपरेट हो गई है। सेपरेट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमने सिल्वर क्लोराइड के ऊपर हीट सनलाइट भेजी और उसके बाद जो हमारा सिल्वर होगा उसका कलर किस कलर का हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कलर पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो होप आपको, मतलब ये केस स्टडी बेस में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, कि केस स्टडी बना के देन आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ऐसे इस केस में क्या होगा, ऐसा कुछ। तो कंक्लूजन क्या मिला कि हमने देखा कि जो लाइट पड़ी तो उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। अब सर क्वेश्चन क्या है अब कि वाई AgCl kept इन अ ब्लैक कलर ऑफ बॉटल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, आपको खुद ढूंढना है इसका आंसर कि हम क्यों उसको सिल्वर क्लोराइड को ऐसी बॉटल के अंदर रखते हैं जो कि डार्क कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन द ओपन टर्न्स ग्रे। आपको बस समझाना है कि ये बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करके बताना है कि ये ग्रे क्यों हो जाता है, इसके ऊपर आपको बताना है। तो अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 6। एक्टिविटी नंबर 6 में हमने क्या बताया, देखो हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, ये आपने टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर हमने क्या करा, हमने आयरन डाला, आयरन की जो वो हमने डाली, और साथ में यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला। जैसे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला, तो अगर मैं यहाँ रिएक्शन देखूं तो कॉपर सल्फेट एक्चुअली ब्लू कलर का होता है और आयरन हमारे यहाँ पे था। जैसे इसका रिएक्शन कराया गया तो हमने क्या देखा, आयरन जो है हाईली रिएक्टेबल है, तो वो चला गया कॉपर सल्फेट के साथ और Cu को इन्होंने क्या कर दिया, साइड कर दिया। आप इसे पीछे भी लिख सकते हो, पर मतलब यहाँ पे मैंने क्या, बस ये है कि कॉपर अकेला रह गया। क्यों अकेला रह गया, क्योंकि आयरन के कंपैरिजन में जो कॉपर है वो कम रिएक्टेबल है, तो इस वजह से वो साइड हो गया और जो आयरन था वो सल्फेट के साथ बैठ गया। पर पहले कलर जो था उसका ब्लू था, अब वो लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। कंक्लूजन हमें यही मिला कि हमें यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रेडिएशन का, क्योंकि कॉपर है वो कम रिएक्टेबल है और जो आयरन है वो हाई रिएक्टेबल है। उसके बाद आता है हमारा, तो एक्टिविटी यही थी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी। और इसमें एक्टिविटी में अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। मतलब मैंने बताया था कि आपको मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगी, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी बताए जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे एमसीक्यूज लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस हिसाब से चैप्टर में हमने पूरा चैप्टर समझा, एक्टिविटी समझी, और अब हम करेंगे एमसीक्यूज समझने के बाद इसके बाद एक और वीडियो बनेगी इस वाले चैप्टर के ऊपर, जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर समझा रखे हैं। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, बनने वाले हैं, जो भी है उसको हम कवर करेंगे वीडियो की। और जो वो वाली वीडियो होगी उसमें केस स्टडी बेस्ड के क्वेश्चंस भी होंगे और जो हमारे केमिकल इक्वेशंस है उनके भी क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, क्या ओनली चेंज इन स्टेट नहीं, हमने पढ़ा था केमिकल जब रिएक्शन होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज होता है, स्टेट में भी चेंज होता है, गैसेस भी निकलती है, ये सब पढ़ा था हमने। तो उस हिसाब से पहला हमारा क्या गलत हो जाएगा। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, हाँ ये तो होता है भाई, चलिए एक बार देखते हैं और क्या है। चेंज इन साइज, साइज चेंज, ये तो हमने नहीं पढ़ा था इसके अंदर, हमने स्टेट चेंज देखा था तो साइज का नहीं। उसके बाद ओनली टेम्परेचर चेंज होता है, नहीं, तो हमने क्या देखा, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आंसर क्या है हमारा बी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। उसके बाद आया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे कौन सा केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी जो है भाप बन जाएगा, इसमें भी हमारा क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हाँ तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है,
केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि मैंने अभी हमने एक्टिविटी भी पढ़ी, उसमें क्या था, मैग्नीशियम रीजन को बंद करना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऐश निकल रही है, व्हाइट कलर की ऐश निकल रही है, कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। पर अगर मैं बात करूँ शुगर है डिजॉल्व वाटर के अंदर, तो क्या ये केमिकल चेंज है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा केमिकल चेंज नहीं है। उसके बाद आया व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम साइड सैंड आफ्टर बर्निंग। मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे होता है, वो व्हाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। उसकी जो ऐश होती है किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सी रिएक्शन ऐसे है जो कि बैलेंस है। अच्छा देखो, इस वाले केस में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, पर यहाँ 2 यहाँ नहीं है 2, तो दैट मींस ये तो बैलेंस नहीं है। दूसरा वाला केस देखो, यहाँ पे H कितना है 4, यहाँ पे भी H 4 है, यहाँ O कितना है 2, और यहाँ पे भी O 2 है, तो ये हो सकता है। यहाँ देखो H2 O2 H2, ऐसे मतलब कि फॉर्म नहीं करते, मतलब हमेशा ऑक्सीजन हमारा 2 नहीं होता, तो इसमें से ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखो, H हमारा 4, H हमारा O हमारा 4, तो यहाँ पे दोनों होगा, इसका मतलब आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हमने क्वेश्चन डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भैया 2 मिलाकर एक बन रहा है, तो ये तो कॉम्बिनेशन है, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड देखें, ये वाला थर्ड वाला देखो, तो थर्ड क्या है, जिंक है और कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे जिंक इसके साथ हो गया और कॉपर साइड हो गया, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचा क्या, ये वाला थर्ड वाला। सेकंड वाला देखो, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइसिस में बी वाला एग्जांपल भी पढ़ा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज, अभी मैंने आपको एक्टिविटी में बताया था कि फेरस है और ये जो कॉपर है वो हाईली वेटेबल नहीं होता, पर फेरस जो होता है वो इसके कंपेरिजन में हाईली वेटेबल होता है, तो ये इसके साथ रह जाएगा सल्फेट के साथ, और बाकी कॉपर को साइड कर दिया जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं 7 क्वेश्चन में। 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड। मैंने बताया था जिसके अंदर हीट जो है वो रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो बताने वाली बात ही नहीं थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, which of the following is an exothermic reaction। exothermic reaction क्या है, देखो मैंने जो बताया था रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इसमें भी हीट है वो बाहर निकल रही है, इसका आंसर क्या होगा, रेस्पिरेशन। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तो यूज हो रहा है, बाकी सब में भी यूज हो रही है, पर इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो हीट है वो बाहर निकल रही है, तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 10, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जब हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कौन से ऑप्शन में दे रखा है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, रिडक्शन इन लॉस। रिडक्शन में आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी। इसको हम अगर मैं दूसरे इसकी कोड डेफिनेशन होते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन भी बोलते हैं। तो इस वजह से क्या होगी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे है, आपको रेडॉक्स रिएक्शन बताना है। मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन बताया था क्या होता है कि जिसके अंदर दोनों एक साथ हो, ऑक्सीजन बढ़ भी रही है और साथ में ऑक्सीजन घट भी रही है। तो पहला जो देखे तो इसमें ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रखी, तो पहला तो होगा नहीं। दूसरे वाले में देखे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, इसके साथ यहाँ देखो, यहाँ बढ़ रही है, अगर यहाँ देखे तो यहाँ बढ़ रही है और यहाँ पे घट रही है, तो ये हो सकता है। और देखने पड़े इससे और अच्छा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ है और ये क्या है, एसिड है, और अगर एसिड और बेस जब मिलते हैं तो ये क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो ये वाला तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, रेस्टिंग ऑफ आयरन इक्वल, मतलब कि रेस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, तो जब ऑक्सीजन ओनली या वाटर ओनली से कांटेक्ट होता है, तो नहीं, जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिएक्ट करते हैं किसके, आयरन के साथ, तो उस केस में रेस्टिंग ऑफ आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेस्ट। तो इसका फॉर्मूला ऑफ रेस्ट जो होता है ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4 हमारा क्या होता है, रेस्टिंग का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद dilute HCl। सबसे पहले dilute HCl का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पानी की मात्रा, वाटर की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो और एसिड की मात्रा क्या हो, कम हो। तो अगर जब हमने जिंक का रिएक्शन करवाया किसके साथ, HCl के साथ, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें जिंक क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है। तो ध्यान से देखो, Ag और यहाँ पे Ag के साथ क्या लग गया, क्लोरीन लगी, और
और साथ में सोडियम के साथ क्या लग गया यहाँ पे NO3 लग गया, तो उस केस में जो यहाँ पे हाईली दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो अगर दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ प्रेसिपिटेशन इज, तो अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है, 17 क्या है हमारा, विच रिएक्शन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसमें था, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मेटल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4 सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन CuSO4 को हटा सकते हैं, तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम तीनों ही जो है वो कॉपर से कम ही एक्टिवेबल है, पर अगर इससे ज्यादा हाई एक्टिवेबल कौन है, हमारा जिंक, तो जिंक गैस को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था, जब दो या दो रिएक्टेंट को मिलाकर एक नया रिएक्टेंट बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकियों में तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा, विच प्रोसेस कॉजिंग रेंसिविटी। तो रेंसिविटी कब होगा, जब ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाए, तो इसके केस में हमारा क्या होता है, रेंसिविटी हो जाता है। मतलब जिसमें जब ऑयल वाली जो चीजें होंगी उसमें से स्मेल आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा रेंसिविटी है। तो आज के लिए बस इतना, आई होप आपको इतना समझ आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हमने MCQs कवर कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वन लाइनर और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।